पढ़ेंगे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। 1773 तक जब हुआ था, उसके बाद ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे की गई थी? तो हम प्रस्तावना में देखते हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके थ्रू ही जो इंग्लैंड के सम्राट थे, उनको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त था। तो उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए इंग्लैंड के जो सम्राट थे, सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 मार्च 1774 को एक चार्टर जारी कर इसकी स्थापना की, जिसे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और ये जो कोर्ट है, यह एक अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है। फिर इसका गठन, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 मार्च, जो इंग्लैंड के सम्राट थे, सम्राट जॉर्ज द्वितीय, उन्होंने 26 मार्च 1774 को राजपत्र जारी करके इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। और फिर जो इसका जो प्रभाव है, मतलब अगर प्रभाव कहा जाए या फिर इसका जो कार्य है, वो कब स्टार्ट हुआ? स्थापना तो हो गई 1774 में, लेकिन इसका जो कार्य है वो अक्टूबर 1774 तथा 1775 में कार्य शुरू हुआ। और यह भारत में स्वतंत्र न्याय प्रणाली का पहला कदम था। फिर न्यायालय की संरचना की, इसमें कितने लोग होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे? तो इसमें 1774 राजपत्र 1774 के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे, ये मुख्य थे। फिर ये 3 अन्य थे, चैम्बर्स, स्टेफन लेमिस्ट्रे और जॉन हाइट, ये 3 अन्य थे। अब ये जो न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनकी योग्यता क्या होगी? तो इनका 5 साल का अनुभव, 5 साल का बैरिस्टर का अनुभव होगा, तो ये इसके सदस्य बन सकते हैं। दीवानी अधिकार क्षेत्र, इसमें था कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था, वो कंपनी के कर्मचारी, ब्रिटिशर्स और कलकत्ता मेयर कोर्ट आदि के जो मामले थे, उनको सुन सकता था और उन पर निर्णय दे सकता था। लेकिन ये जो आम लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनके मामले नहीं सुनता था और उन पर निर्णय नहीं देता था। और जो भारतीय लोग थे, वो सीधे इस न्यायालय में नहीं जा सकते थे। फिर अगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो नागरिक हैं, वो या तो कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हों, तो उनके मामले सुन सकते हैं। नहीं तो फिर जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो लोग हैं, वो ब्रिटिश नागरिकों से किसी प्रकार की अगर कोई सुविधा करते हैं, तो उनके मामले सुन सकते हैं। फिर है धार्मिक क्षेत्राधिकार। धार्मिक क्षेत्राधिकार में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो रह रहे अंग्रेजी निवासी हैं, उन पर उसी तरह जो इंग्लैंड में जो धार्मिक न्यायालयों के समान ही इस न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकारिता प्राप्त थी। जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ब्रिटिशर्स के मृत ब्रिटिशर्स के रिक्त पद, प्रमाण पत्र और प्रॉपर्टी पत्र, वसीयतनामे आदि जारी कर सकता था। फिर है संरक्षण का अधिकार क्षेत्र। जो लोग पागल होते हैं, जो लोग अवयस्क होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र का हो, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी संपत्ति की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। एक सामान्य क्षेत्राधिकार है, जो चांसरी न्यायालय होता है, उसी की तरह ही ये जो सामान्य सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्य करता है। और इंग्लैंड के जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसी की तरह यह निर्णय दे सकता है। नौसेना अधिकार क्षेत्र। पूर्व समुद्र न्यायालय या उच्च समुद्र न्यायालय पर होने वाले अपराधों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। और यह इंग्लैंड में जो अदालत थी, उसी के तरह ही जो सुप्रीम कोर्ट था, वो उन वादों पर निर्णय दे सकता था। फिर नियम बनाने का अधिकार, तो जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, या फिर हम हिंदी में कहें तो उच्चतम न्यायालय जो था, उसको न्याय व्यवस्था संचालित करने के लिए नियम बनाना, कर्मचारी नियुक्ति के लिए नियम बनाना, वकीलों की नियुक्ति के लिए नियम बनाना, इनके सब के लिए वो नियम बना सकता था। लेकिन वो नियम बनाता था तो उनको किंग इन काउंसिल की जो परिषद थी, वहाँ पर पास होना आवश्यक था। अगर वहाँ पर पास नहीं होता था, तो वह नियम नहीं माना जाता।
फौजदारी अधिकार क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो मामले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों में जो घटित होने वाले आपराधिक मामले हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्रजा के द्वारा किए गए अपराध हो या फिर अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध हो, अगर वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध हुआ है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कोई नौकर हो या फिर वो कंपनी के अधीन हो, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्राधिकार के अंदर ही शामिल होगा और वह उस मामले की सुनवाई कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। रिट क्षेत्राधिकार, अपने अधीनस्थ आने वाले न्यायालय का परीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कलकत्ता न्यायालय को तमाम आज्ञापत्र जारी करने का अधिकार था तथा 5 प्रकार की रीट न मानने पर उसको दंड देने का भी अधिकार था। फिर है सुप्रीम कोर्ट से अपील। तो दीवानी मामलों में 1000 तक की अपील जिस न्यायालय से उस निर्णय दिया गया था उसके क्रॉस ये सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था। उस न्यायालय की भी वो होनी परमिशन होनी चाहिए कि हाँ वो अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत वादों पर इंग्लैंड के सपरिषद सम्राट के न्यायालय में अपील की दायर की जा सकती थी, परंतु इसके लिए निर्णीत वाद का मूल्य 1000 पगोड़ा से अधिक होना आवश्यक था। इस प्रकार अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय की तिथि से 6 मास की अवधि में प्रस्तुत की जा सकती थी, परंतु आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को सर्वाधिकार प्राप्त था तथा उन पर हुई अपीलों को इंग्लैंड के सम्राट के पास भेजना या न भेजना उनके हाथ में था। फिर है 1774 के दोष। राजपत्र द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अस्पष्ट होना, मतलब 1774 का जो राजपत्र था उसमें बहुत सारे वर्ड यूज़ करे गए थे, जैसे कि ब्रिटिश प्रजा, ब्रिटिश सम्राट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कंपनी, कर्मचारी, ये सब अस्पष्ट थे। अगर न्यायालय की दृष्टि से देखा जाए तो उनका जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़े क्षेत्र में निकलता है, लेकिन सर्वोच्च परिषद की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही सीमित मात्रा में निकलता है। तो इन्हीं को लेकर देसी भारतीय कंपनी के जो लोग थे जो उसके अधीन थे उनमें और उच्च न्यायालय दोनों में मतभेद हो गया था। उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था वो अस्पष्ट था। जो मोफसिल जो अदालत थी उसका क्षेत्राधिकार जो लोकल जो रहने वाले लोग थे उनके लिए भी उनका वहाँ तक उनका विस्तार कर दिया था और ये जिससे लोगों में कई भ्रांतियाँ फैली। अगला है उच्चतम न्यायालय तथा कंपनी में संबंध। तो इनके बारे में 1774 में तो कोई संबंध नहीं बताता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय कंपनी के अस्तित्व व फैसलों को नहीं मानता था तथा उच्चतम न्यायालय उस जो कंपनी के फैसले थे उनको नहीं मानता था और ये इसके नहीं मानता था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, वह एक दूसरे के फैसलों को नहीं मानते थे। उच्चतम न्यायालय एवं कंपनी के रूप में, तो उच्चतम न्यायालय के सभी दीवानी मामलों में अपना क्षेत्राधिकार मानता था। जो उच्चतम न्यायालय था वो जो कंपनी के जो दीवानी रूप थे उनमें सभी में अपना क्षेत्राधिकार मानता था और वो समय समय पर इस कार्य में हस्तक्षेप भी करता था। और जो कंपनी का जो दीवानी न्यायालय था वो नहीं मानता था कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार हम में है। तो इस बात को लेकर भी मतभेद होते रहते थे।